Hello, students of ninth class. Today we will start your class of physics. You know very well in the paper of science you have three uh, parts: physics, chemistry, and biology. Uh, I will teach you physics in science. Okay. So now we will try to start the lectures on physics of ninth class. So see carefully the videos and comment on my YouTube channel and subscribe also. If you have any doubt, please ask. Okay. देखिए, नाइन्थ क्लास की यदि बात की जाए आपकी, तो आपके पास पेपर होता है साइंस का, SCIENCE, साइंस. ठीक है. तो साइंस की ज़्यादा डिटेल में ना जाकर मैं अपने पेपर पर ही फोकस करूँगा. तो इसमें एक पार्ट होता है आपका फिजिक्स. ओके. क्या होता है? फिजिक्स. और सेकंड पार्ट आपका इसमें है केमिस्ट्री. एंड थर्ड पार्ट इज बायोलॉजी. ओके. तो मेरे लेक्चर्स में आपको नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी. केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मैं नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है. तो यदि फिजिक्स की बात की जाए तो अब से पहले आपने 8 क्लास तक साइंस के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी ली होगी. अब हम जो है उस सारी की सारी आपकी जानकारी को इकट्ठा करके एक साथ आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. लेकिन ये सभी आप बेसिक में स्टडी करोगे. यहाँ पर डिटेल में इनको आप 11th और 12th में स्टडी करोगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स. तो सबसे पहले जैसे ही हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज फिजिक्स. व्हाट इज फिजिक्स. तो फिजिक्स क्या है जिसे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फिजिक्स क्या है, किन किन चीज़ों की हम इसमें स्टडी करते हैं फिजिक्स में. तो देखिए, फिजिक्स मीन्स होता है नेचर को जानना. ठीक है. तो हमारा जो नेचर है, नेचर मीन्स जो भी हमारे चारों ओर घटित होता है उसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है कि वो क्यों होता है और उसके पीछे उसका क्या कारण है. ठीक है. तो physics is that branch of science in which we study the phenomena of nature. Okay. So that is physics is that branch of physics in which we study about the phenomena of nature. जो भी कुछ हमारे चारों ओर है. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखिए, एक अनदर डेफिनेशन और क्रिएट होती है. जब भी हम किसी नेचर के फिनोमिना को स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए हम कुछ क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं जिन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़. और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, मीज़र करते हैं. ठीक है. मीज़र करने पर आपको कुछ वहाँ से नंबर्स मिलते हैं और उन नंबर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. ठीक है. तो
जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो फिजिक्स को समझने के लिए, नंबर्स को एनालाइज करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होगी। इसलिए हम यहाँ पर एक सेंटेंस यूज़ करते हैं और आपको उससे पता भी चल जाएगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ यहाँ पर कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन की, कि हमें इस चीज़ को, उससे जानकारी लेने के लिए एक कम्युनिकेशन चाहिए। वो कम्युनिकेशन क्या होगा उसे आपको पता करना होगा। तो जैसे हम बात करते हैं कि यदि हमें तो यदि हम ये कहें कि हमें मान लीजिए यहाँ से किसी अनदर कंट्री में जाना है और वहाँ पर हमें एक दूसरे के विचारों को जानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक कम्युनिकेशन बनाना होगा और उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ऑलवेज एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कंप्यूटर की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, वैसे ही यहाँ पर भी फिजिक्स की एक लैंग्वेज होती है जिसे बोलते हैं। तो वो लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि आपको फिजिक्स को जानना है तो फिजिक्स को जानने के लिए आपको उसकी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी जो भाषा है वो क्या है? मैथमेटिक्स है। इसलिए फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको मैथमेटिक्स पर पूरी कमांड होनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट आपका बायोलॉजी का हो और चाहे वो स्टूडेंट आपका फिजिक्स से जुड़ा हुआ हो। तो उसके लिए मैथमेटिक्स मस्ट है फिजिक्स को समझने के लिए। बट 9th और 10th लेवल पर हम ज़्यादा हार्ड मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जो ज़रूरी होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी, वो टाइम पर आपको बता दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जिन क्वांटिटीज़ का हम मेजरमेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप डिफाइन कर दीजिए, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़, देखिए मैं ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ इसमें, मैं वही डेफिनेशन आपको दिखा रहा हूँ जो उसका आपका मीनिंग क्लियर कर सके। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी any variable which is used to measure anything in physics is known as physical quantity। ओके। और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ जैसे वेरिएबल्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही कुछ सिंबल्स आप यूज़ करते हैं। वो आपके अल्फ़ाबेटिकल हो सकते हैं या आपके किसी अनदर लैंग्वेज से लिए गए सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटीज़ की यदि बात की जाए तो फॉर एग्जांपल हम यदि बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा लेंथ, ओके, टाइम, एरिया, स्पीड, फोर्स एटसेट्रा। ओके। अब आप यहाँ से आगे चलिए कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन यदि आप मेजरमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप डेली लाइफ में कैसे मेज़र
करते हैं, और उसे मेज़र करने के लिए किन किन चीज़ों को आपको डेली लाइफ में आवश्यकता होगी, यही हम देखने की अब कोशिश करेंगे। तो मेजरमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करता हूँ और यहीं पर लिख देते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस टू मेजर a physical quantity। ओके, तो देखिए आपकी जो स्टार्टिंग यूनिट है 9th क्लास की, वो मोशन है। मोशन तक पहुंचने के लिए हम कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिससे आपको न्यूमेरिकल्स को करने में हेल्प मिलेगी, उन्हें भी स्टार्ट करते हैं। आप इसे यह ना समझे कि ये कुछ अनादर है, ठीक है। तो प्रोसेस टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हम प्रोसीजर पढ़ेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं और उसके लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होती है। तो आप देखिए, सपोज करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो सिंपल क्वांटिटी है हम उसे ही मेज़र करेंगे, जिसे बोलते हैं लेंथ। तो जब लेंथ को मेज़र करने की कोशिश करते हैं, तो सपोज ये आपका कोई रोड है, कुछ लेंथ है इसकी ए बी, और इसकी लेंथ आपको क्या करनी है, मेज़र करनी है। तो देखिए इसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए आपको एक स्केल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और वो स्केल क्या हो सकता है, अभी अभी हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो स्केल आपका मीटर का है, सेंटीमीटर का है, मिलीमीटर का है। वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको अवेलेबल हो। सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो अवेलेबल स्केल है जिससे आप इसका कंपैरिजन करना चाहते हो, वो आपका क्या है, ये मार्कर है। तो देखिए चेक करिए आप किस तरीके से मेज़र करेंगे। तो ये आपका क्या हुआ 1, और ये 2, और ये आपका अप्रोक्सीमेट 2 या 3 के बीच में हुआ है, ठीक है। तो इसे आप क्या नाम दिया आपने कि 1 मार्कर। तो क्या आंसर है आपका, सपोज कर लीजिए 2 है, तो ये कितने होंगे 2 मार्कर। तो यहाँ पे एक खास बात पॉइंट देखिए, इस बार क्लियर भी कीजिए कि 1 मार्कर, 1 एंड 2 मार्कर, तो कितनी लेंथ होगी 2 मार्कर। तो इसमें देखिए दो चीज़ आई आपकी, क्या आया 2 मार्कर। तो इसमें क्या चीज़ आई, दो थिंग्स आपको रिप्रेजेंट हुई इसमें, 2 एंड मार्कर। तो 2 जो है आपका एक न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मार्कर ये इंडिकेट करता है कि वह कौन सी आपकी मिनिमम अमाउंट है जिसकी हेल्प से आपने इसे क्या किया है, मेजर किया है, जिससे कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो मेजरमेंट इज नथिंग बट ए कंपैरिजन विद रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग। तो हमने इस रोड का कंपैरिजन किया इसके साथ, और कंपैरिजन करने पर ये पता चला कि ये जो है इसका कितना है 2 टाइम्स है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितना है 2 टाइम है, ओके। तो हमें इसके लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा ये हाउ मैनी टाइम्स कितना हुआ, और ये इसे नाम देना होगा आपको क्या, तो आप इसे बोलते हैं 1, ये 1 एंड 2। तो ये कितना है, एक अकेला ही कितने के बराबर है 1 के, और 1 को जो बोला जाता है यदि आप हिंदी में जानते हो तो कितना बोला जाता है 1, ठीक है। और एक को ही यदि हम और शुद्ध हिंदी में जाए तो सब बोलते हैं इकाई, और इकाई को यदि इंग्लिश में बोला जाए तो नंबर 1 या इकाई को बोलते हैं यूनिट। यूनिट मीन्स 1। तो इस पार्ट को हम इंडिकेट करते हैं बाय यूनिट, और ये आपका कितना हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सपोज कर लिए जिससे आपने इसका कंपैरिजन किया वो मान लीजिए ये है, तो इसे आपने 1 क्या कहा, यूनिट कहा। ये यू समथिंग कुछ भी मार्कर एनीथिंग जो भी है, तो ये कंपैरिजन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया, इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे। तो वैसे यहाँ पर डाउटफुल होता है, ठीक है। कितना आया 7 आया, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7,
तो कितने टाइम्स हुआ 7 टाइम्स। दोस्तों इसकी लेंथ होगी ए बी, वो किसके इक्वल होगी 7 किसके यू के। तो क्योंकि मैंने इसे यू कहा ना, और ये आपका मार्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ लिखोगे 7 मार्कर 7 यू 7 सेंटीमीटर 7 मीटर एनीथिंग जो भी होगा। तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए सपोज लेट अस कंसीडर a physical quantity क्यों कंसीडर कर लिया, इसका आपको मेजरमेंट करना है। तो उसमें दो चीजें होंगी आपकी, क्या होगी कि एक तो यूनिट कंसीडर करनी होगी। सपोज कर लीजिए कि यूनिट आपकी क्या है यू है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इस यूनिट के कितने टाइम्स ये फिजिकल क्वांटिटी है वो आपका क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज कर लीजिए वो क्या आपका n। तो इसे यहां से क्लियर कर लीजिए कि ये जो है आपका ये हो गया आपका यूनिट, क्या हुआ यूनिट, ठीक है। तो यूनिट मींस जिसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो और ये क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। और इस कंबाइंड फॉर्म को हम जो है बोलते हैं क्या बोला मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ओके। अब आप बताइए, मान लीजिए आपने क्या किया कि इस रोड ए बी की जो है लेंथ मेजर की विद द हेल्प ऑफ टू स्केल्स। तो सपोज कर लीजिए कि टू अनदर यूनिट सिस्टम्स में आप इसे मेजर करते हैं। मान लीजिए एक इससे मेजर किया और दूसरा आपने किससे मेजर किया इससे। तो अब दोनों में ये जो यूनिट है 1 यूनिट है, ये डिफरेंट होगी। तो अब जब डिफरेंट होंगी तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू ये भी आपका डिफरेंट होगी। यदि ये पार्ट स्मॉल है तो ये वैल्यू क्या होगी लार्ज होगी। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसे दो यूनिट सिस्टम्स में क्या करते हैं मेजर करते हैं। नाउ फॉर टू यूनिट सिस्टम्स तो क्या होगा, सपोज कर लीजिए कि एक यूनिट सिस्टम आपका U1 है और दूसरा यूनिट सिस्टम आपका U2 है, क्लियर है। तो आप देखिए फर्स्ट यूनिट सिस्टम में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सपोज कर लीजिए कि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी मिलेगी वह कितनी है N1 और इसमें कितनी मिली आपको, इसमें मिली आपको N2। तो अब मुझे बताइए आप कि जो इसकी टोटल लेंथ होगी Q इस फिजिकल क्वांटिटी कितनी होगी N1 एंड U1 और आल्सो ही आपका क्या होगा किसके इक्वल होगा एंड Q आल्सो इक्वल टू N2 U2। बट लेंथ तो आपकी सेम रहेगी, स्केल ही तो चेंज हुआ ना, बट लेंथ तो सेम रहेगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो है दोनों वैल्यूज आपकी N1 U1 विल बी इक्वल्स टू N2 U2। मतलब ये हुआ कि यदि आप यूनिट को चेंज करोगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। बट वो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो चेंज हो जाएगी, बट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एक यूनिट सिस्टम से हम दूसरे यूनिट सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटीज को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल यदि आपको N1